सिटी राइडिंग के लिए मैक्सिमम पब्लिक स्कूटर पसंद करती है और अक्सर थोड़ी बहुत अगर लॉन्ग राइड भी हो जाती है तो थोड़ी सी हाई सीसी की मतलब 125 सीसी तक के स्कूटर्स लोग पसंद करते हैं। और मार्केट में जाने माने कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अलावा शायद ही कोई दूसरा बंदा है जो दूसरी गाड़ी पसंद करता है, और वो 4 गाड़ियों का आज हम लेकर आए हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिव्यू। मार्केट में इन चारों ही गाड़ियों को चला चुके, साथ ही टेस्ट राइड लेकर लौटे, ऐसे अलग अलग बंदों से अलग अलग तरह की बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं। उन्हीं पॉइंट्स की मैंने एक समरी बनाई है और उसी समरी के आधार पर आज का ये 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें होंडा एक्टिवा 125 BS6 में आ चुकी है वर्सेस सुजुकी एक्सेस 125 BS6 में आ चुकी है वर्सेस हीरो डेस्टिनी 125 BS6 में आ चुकी है वर्सेस टीवीएस एंटॉर्क 125 ये भी BS6 में आ चुकी है। इन चारों ही गाड़ियों का होने वाला है यहां पर आज महामुकाबला, और इस महामुकाबले में कौन है सबसे बेहतर, कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी, किस गाड़ी का माइलेज काफी ज्यादा आपको मिलने वाला है, किसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी रहने वाली है, किसकी ड्यूरेबल एबिलिटी लंबे अरसे तक अच्छी रहने वाली है। तो इन जैसे तमाम सवाल आप लोगों के मुझ तक पहुंचे हैं और इन्हीं सभी के सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के लुक की, तो लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। चारों ही गाड़ियों के लुक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां पर आपको दिख रहा है। कौन सी गाड़ी आपको बेहतर लगती है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं बात अगर करना चाहूं तो वो करूं इनकी बिल्ड क्वालिटी पे, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर सिंगल वर्ड में बताऊं तो इन चारों के मुकाबले सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी, सबसे अच्छी मजबूती लेकर के मार्केट में आती है एक्टिवा 125, उसके बाद कोई है तो एक्सेस 125, उसके बाद कोई है तो फिर डेस्टिनी और एंटॉर्क। वैसे डेस्टिनी और एंटॉर्क इन दोनों में थोड़ा बहुत प्लास्टिक मटेरियल दिखता है आपको और कुछ हद तक मेटल मटेरियल भी है। एक्टिवा और एक्सेस में भी आपको कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिलती है। डेस्टिनी में जो मडगार्ड्स है और साइड पैनल्स है वो कुछ हद तक मेटल के मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि डेस्टिनी हीरो की ओर से आती है, एंटॉर्क टीवीएस की ओर से आती है, तो हीरो और टीवीएस भले ही अपनी गाड़ी में एक आध फीचर कम दे दे लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो उस हिसाब से इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और एक्टिवा एक्सेस का क्या बताइए, तो जापानीज गाड़ियाँ हैं और काफ़ी लंबे समय से लोगों के दिलों पर यह राज कर रही है, तो यहाँ पर भी आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी ही मिलने वाली है। एंटॉर्क में एक चीज़ थोड़ी सी महसूस होती है, खटकती है, कि इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है, बूट स्पेस है, सीट के नीचे वाला एरिया, वहाँ पर का प्लास्टिक थोड़ा सा आपको कमज़ोर नज़र आ सकता है। इसके अलावा इस गाड़ी में कहीं पर भी कंप्लेंट करने लायक कुछ ऐसा है ही नहीं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इनका हैंडलिंग की। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट्स के लिए आप इस वीडियो को भी देख रहे हो। जब चारों ही गाड़ियों की हैंडलिंग कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है उनका कर्व वेट यानी कि वजन, क्योंकि जितना अच्छा बॉडी टू वेट रेशियो गाड़ी में मेंटेन है उतना ही अच्छा हाईवे पर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से एक्टिवा का आपको 111 किलो का कर्व वेट मिल जाता है, एक्सेस का 104 किलो का मिल रहा है, डेस्टिनी का 114 और सबसे ज्यादा है एंटॉर्क का 118। वैसे 114, 116, 118 इतना जो है वो ठीक ही है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छा ज़्यादा वेट आपको एंटॉर्क पर मिलता है और ये आपको हाईवे पर इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है, जो कि हम आगे बात करने ही वाले हैं। बॉडी टू वेट रेशियो चारों ही गाड़ियों में अपने अपने हिसाब से अच्छे से मेंटेन करा गया है। जब आप इन चारों ही गाड़ियों को किसी रूरल एरिया में या फिर यूँ समझ लो कि खराब रास्तों में लेकर के जाते हो तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है ग्राउंड क्लियरेंस की। एक्टिवा में आपको 169 यानी कि लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, एक्सेस 160 mm, डेस्टिनी 155 mm और एंटॉर्क का 155 mm। तो डेस्टिनी और एंटॉर्क का लगभग सेम ही है 155 mm, एक्सेस का उससे थोड़ा सा 5 mm ज़्यादा है 160 mm। सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एक्टिवा में मिल रहा है आपको। वही वैसे 155 जो mm है वो भी डिसेंट ही है, इतना ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते हैं तो डेस्टिनी और एंटॉर्क में नीचे से कुछ हद तक चांस है कि वो कुछ हिट हो जाए नीचे से, अदरवाइज ऐसी सिटी राइडिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। इनिशियल पिकअप भी इन चारों ही गाड़ियों का देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा पिकअप तो एंटॉर्क का पाया गया है। उसके बाद अगर कोई है तो वो है एक्टिवा और एक्सेस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। दोनों ही गाड़ियों का इनिशियल पिकअप लगभग सिमिलर पाया गया है, कभी एक्सेस का आगे निकल आता था, कभी एक्टिवा का निकल आता था, लेकिन उन दोनों से थोड़ा सा अच्छा एंटॉर्क का लगा हुआ है। वही डेस्टिनी थोड़ी सी पीछे रह जाती है मुकाबले में, लेकिन फिर भी अगर आप इन चारों ही गाड़ियों को डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो इनिशियल पिकअप में आपको इतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा।
होगा। चारों ही गाड़ियां सिटी में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपको प्रोवाइड कर देती है। वैसे बनी ही सिटी के लिए है और कुछ हद तक थोड़ी बहुत हाईवे पर भी आप इन्हें लेकर जा सकते हो लॉन्ग राइड के लिए। तो अब अगर हम सिटी का परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो टर्निंग रेडियस भी देखना जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि व्हील बेस इन गाड़ियों का कितना है उस हिसाब से टर्निंग रेडियस कितना है। जितना कम टर्निंग रेडियस है उतनी कम जगह में आपकी गाड़ी जो है घूम जाती है और वो गाड़ी सिटी राइडिंग के लिए काफी ईजी हो जाती है। तो एक्टिवा का जो व्हील बेस है 1260 mm मिल रहा है, एक्सेस का 1265 mm मिल रहा है, डेस्टिनी का 1245 mm है और एंटॉर्क का 1285 mm मिल रहा है। तो सबसे कम जो है वो है आपका डेस्टिनी का, और इसका जो है सिटी राइड में परफॉर्मेंस उस हद तक भी मिलता है, क्योंकि ये ट्रैफिक में या फिर छोटे बड़े गलियारों में से, छोटे से रास्तों में से, दो ट्रकों के बीच में से, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन अगर क्रिएट हो जाती है कि आपको छोटी सी जगह में गाड़ी निकालनी है तो वो उस हद तक अच्छे से निकल जाती है। बाकी गाड़ियों पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होता है जितना कि डेस्टिनी पर होता है। वैसे बाकी गाड़ियाँ चलाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है वो किस हद तक गाड़ी जो है चला लेते हैं सिटी में, तो वही सीन है। टर्निंग रेडियस सबसे कम डेस्टिनी का यहाँ पर मिल रहा है। सिटी राइडिंग जैसे मैंने कहा चारों ही गाड़ियाँ आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली, लंबे से लंबे ट्रैफिक में भी आपको जो है अच्छे से सस्टेन कर लेगी, क्योंकि चारों ही गाड़ियों का सीटिंग पोजीशन एक स्ट्रेट है राइडर के लिए पूरी तरह से जो है स्पेस अच्छे से मिल रहा है यहाँ पर, और वही हैंडलिंग भी इन चारों ही गाड़ियों की बेहतरीन ही मानी जाती है सिटी के लिए। अब सिटी के बाद चलते हैं हाईवे पर, और कहानी यहाँ पर बदल जाती है, क्योंकि अब तक जो फर्क चल रहा था 19-20 के फर्क से ये गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही थी, लेकिन हाईवे पर चारों ही गाड़ियों की पूरी कहानी जो है बदल जाती है। तो हाईवे परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो चारों ही गाड़ियाँ डेस्टिनी छोड़ करके जो तीन गाड़ियाँ हैं, मतलब जैसे एक्टिवा, एक्सेस, एंटॉर्क, ये तीनों ही गाड़ियाँ लगभग 85 km/h तक का स्पीड आराम से अचीव कर लेती है। उसके ऊपर भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत कर लेती है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। गाड़ियाँ स्ट्रगल कर रही है ऐसा महसूस नहीं होता है। एंटॉर्क मतलब जैसे 85 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा 90 किलोमीटर के आसपास जब आप इसे लेके जाते हो तो स्ट्रगल कर रही है महसूस होता है, और अपना आपा खो दे यानी कि थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है राइडर का, उस तरह से कुछ महसूस होता है। एंटॉर्क में एक और चीज पाई गई है कि जब आप सडनली थ्रोटल घुमा देते हो, एक 35 से 40 km/h पे आपकी गाड़ी चल रही है और ऐसे में आपको एकदम से गाड़ी भगानी है, उसमें आप थ्रोटल घुमा देते हो तो वो उस हद तक डायरेक्ट पिकअप नहीं पकड़ती है, धीरे धीरे करके वो पिकअप पकड़ती है। जो आपका थ्रोटल है वो पकड़ के आपने पूरा घुमा दिया है, वैसे में भी ये धीरे धीरे करके पावर छोड़ती है और गाड़ी का स्पीड बढ़ाते रहती है, लेकिन वो वाली चीज़ एक्सेस और एक्टिवा में नहीं है। सडनली थ्रोटल घुमाने के बाद अगर 40 पे गाड़ी है तो 50, 60, 70, 80 पे तुरंत ये आ जाती है, और ये परफॉर्मेंस जो है हाईवे पर देखने को मिला हुआ है। अब डेस्टिनी की बात करूँ तो 80 तक ये गाड़ी आराम से जाती है, 85 के बीच में, 80-85 के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है महसूस नहीं होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करने लग जाती है, क्योंकि ये पावर लैग भी यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होता है। ये वाकई एक ताज्जुब की बात है कि डेस्टिनी में बाकी तीनों गाड़ियों के मुकाबले अच्छा टॉर्क है, अच्छी पावर है, फिर भी इसका परफॉर्मेंस उस हद तक हमें नहीं मिल पाता है। बॉडी टू वेट रेशियो इसीलिए इस गाड़ी में थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है। वैसे भी ठीक ही है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड के शौकीन नहीं हो तो ये गाड़ी आपको नाराज़ नहीं करेगी। कॉर्नरिंग चारों ही गाड़ियों पर पॉसिबल नहीं है, वही चारों ही गाड़ियों में आपको CVT ट्रांसमिशन मिल रहा है, और वही पुलिंग पावर, जब आप इन चारों ही गाड़ियों पर बैठ करके आप भी हो, पिलियन भी है, आपके साथ 30, 40, 50 किलो का वेट भी है, तो भी ये चारों ही गाड़ियाँ अच्छे से आपको खींच करके लेके जाती है किसी बड़े से बड़े चढ़ान पर भी। यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एक्सेस का पाया गया है, एक्टिवा का उसके थोड़ा सा नीचे है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्टिवा का बिल्कुल ही कम है, सिमिलर है, थोड़ा सा 19-20 के फर्क से एक्सेस के मुकाबले एक्टिवा का कम है, उसके बाद फिर मिलता है आपको एंटॉर्क का, और फिर जो है वो डेस्टिनी का मिलता है पुलिंग पावर के मामले में। क्योंकि जब 4-5 किलोमीटर की चढ़ान है, ऐसे में एक सिंपल स्पीड है आपका 60 का स्पीड है चारों ही गाड़ियों का, समझ लो आप एक ही लाइन में चल रहे हो, तो जब चढ़ान चढ़ते चढ़ते एक पिक पॉइंट आ जाता है, चढ़ान खत्म होने वाली होती है, वहां पर 60 के स्पीड से गाड़ी अपने आप थोड़ी सी कम हो जाती है, डेस्टिनी जो स्पीड है उसका 55 हो जाएगा, या फिर आपको 50 के ऊपर वो गाड़ी आ जाएगी। वेट के साथ मैं कह रहा हूँ, सिंगल बंदा आराम से इसे खींच कर लेके जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही ये एक्सेस में नहीं देखने को मिला है। एक्सेस जो है जिस स्पीड पर आप चला रहे हो, अगर 60 का स्पीड है, वेट है गाड़ी पर, फिर भी ये चढ़ जाती है और कहीं ना कहीं 58, 57 तक ही आती है। यहाँ पर भी है, लेकिन इंजन जो है पुलिंग पावर इसकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी जा रही है। एक्टिवा का भी कुछ हद तक यही सीन है, एंटॉर्क का भी लगभग यही सीन है। इन चारों ही गाड़ियों की हैंडलिंग में जो बेहतरीन रोल अदा करते हैं वो है इनके टायर्स अलग अलग मिल रहे हैं चारों ही गाड़ियों में। एक्टिवा में आपको फ्रंट में 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिल रहे हैं, और रियर में 90/100 सेक्शन के 10 इंचेस के टायर मिल रहे हैं।
फ्रंट में बड़े हैं 12 इंचेस के, रियर में छोटे हैं 10 इंचेस के। एक्सेस में भी आपको सेम टायर मिल रहे हैं 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के फ्रंट में और रियर में 90/100 सेक्शन के 10 इंचेस के रियर में। एक्सेस और एक्टिवा का परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर पाया गया है अब तक। इसका खास ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि दोनों में टायर सिमिलर मिल रहे हैं आपको। वही डेस्टिनी में और एंटॉर्क में टायर्स अलग अलग मिलते हैं। एंटॉर्क में तीनों गाड़ियों के मुकाबले अलग है, रेडियल टायर इस गाड़ी में मिल रहा है आपको। डेस्टिनी की अगर बात करो तो फ्रंट में 90/100 के 10 इंचेस के और रियर में 90/100 के 10 इंचेस के, मतलब फ्रंट और रियर दोनों में लगभग सेम ही टायर है। और एंटॉर्क में आपको 100/80 12 इंचेस और रियर में 110/80 12 इंचेस। तो यहाँ पर फर्क दिखता है और इसीलिए इस गाड़ी पर आप थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग कर सकते हो। स्टेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी मिलती है हाई स्पीड पर बाकी गाड़ियों के मुकाबले। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि इन चारों ही गाड़ियों के जो इंजन है वो कैसा परफॉर्मेंस जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, या फिर यूँ समझ लो कि किसका इंजन ज़्यादा ड्यूरेबल है, किसका इंजन ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात कर लेते हैं एक्टिवा के इंजन की। तो यहाँ पर आपको 124 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है जो कि F5 के साथ आ रहा है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है 8.29 PS की है और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 10.3 Nm का है। इस इंजन में 80 km/h के बाद भी किसी भी तरह का वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। इन चारों ही गाड़ियों में सबसे ज़्यादा साइलेंट इंजन लगा हुआ है एक्टिवा का। साइलेंट स्टार्ट भी इसमें है, तो ये एक बेनिफिट मिलता है आपको। वही अगर एक्सेस की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 124 सीसी का इंजन मिल रहा है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन है, F5 के साथ ये भी आ रहा है। इसकी मैक्सिमम पावर 8.7 PS है और मैक्सिमम टॉर्क 10 Nm है। नियर अबाउट ही है एक्टिवा के, तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हाई स्पीड पर नहीं आने वाला है। अगर एक्टिवा के बाद सबसे ज़्यादा स्मूथ इंजन किसी का है तो वो एक्सेस का ही है। एक्सेस का ही है ये कहने से अच्छा है कि दोनों का इंजन लगभग स्मूथ है, लेकिन हाई स्पीड पर एक्टिवा के एग्जॉस्ट से जितना नॉइस नहीं आता है, जितना साउंड ज़्यादा नहीं आता है, उससे ज़्यादा एक्सेस में आता है। ये कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इरिटेट तो नहीं करता है, लेकिन फ़र्क ज़रूर दिखता है। डेस्टिनी में 124.6 सीसी एयर कूल्ड 2 वॉल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है। ये भी F5 के साथ आ रहा है। यहाँ पे आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट जो है ऑप्शन मिल जाता है। हीरो की अपनी घरेलू i3S टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है। मैक्सिमम पावर 9.1 PS की ये जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क 10.4 Nm का ये जनरेट करता है। पावर और टॉर्क ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका परफॉर्मेंस जितना हमें चाहिए, जैसा हमें चाहिए, उस हद तक नहीं मिल पाता है, क्योंकि कंपैरिजन हम कर रहे हैं इन तीन गाड़ियों से, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मार खा जाती है इन सभी चीज़ों में। कहीं ना कहीं 85 के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल भी इसमें महसूस होता है। इंजन पर थोड़े से नॉर्मल से वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। वैसे ये कुछ टाइम के बाद होंगे, शुरू में नहीं होते हैं। ये यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है। अब एंटॉर्क की बात कर लो तो यहाँ पे 124.8 सीसी का इंजन मिल रहा है जो कि सिंगल सिलेंडर के साथ आ रहा है। 3 वॉल, जैसे मैंने कहा 3 वॉल इसमें मिलते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस भी उस हद तक मिलता है। 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल रहा है, ये F5 के साथ आ रहा है। इसकी मैक्सिमम पावर 9.38 PS है और मैक्सिमम टॉर्क 10.5 Nm का मिल रहा है। इस गाड़ी में भी आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इसका इंजन भी काफ़ी हद तक स्मूथ है। 80-85 के बाद भी नॉइस क्रिएट नहीं करता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, स्टेबल चलती है गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पर, जैसे मैंने शुरू में कहा थोड़े टाइम पहले कि एक 90 के बाद थोड़ा सा आपको महसूस होता है ये गाड़ी उड़ने लग जाएगी। उड़ने इट मीन्स जो है राइडर है उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होने लग जाता है, और ये अक्सर होगा ही। टायर्स छोटे होते हैं, स्कूटर्स में जान ही कितनी होती है। वो स्पोर्ट्स बाइक्स तो नहीं है या फिर 150-160 सीसी की गाड़ियाँ तो नहीं है कि आप इतने स्पीड पर लेकर के चले जाओ। तो इन सभी गाड़ियों को आप 60-70 km/h पे ही चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि स्कूटर्स अक्सर कंट्रोल नहीं होती हैं और ये अपना आपा खो देती है और ये कहीं पर भी ठुक जाती है। और अगर इन पर एक्सीडेंट हुआ तो जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और शायद ही कोई बच पाता है अगर इन पर एक्सीडेंट हुआ तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से मिनिमम स्पीड में ही चलाएं तो बेहतर है। अब बात करें अगर इनके सीटिंग की या फिर सीट हाइट की या फिर कितने हाइट के बंदे इन चारों में से कौन सी गाड़ी को चला सकते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर एक्टिवा की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। चारों ही गाड़ियों की लंबी चौड़ी और कंफर्टेबल सीट आपको मिल रही है। पिलियन के साथ साथ राइडर भी आराम से बैठ सकते हैं। सीटिंग पोजिशन भी लगभग सभी गाड़ियों की सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लंबे समय तक भी आप इन गाड़ियों पर बैठ सकते हो, 80-90 किलोमीटर तक भी ये चली जाती है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
तो अब अगर सीट हाइट की बात कर ली जाए तो एक्टिवा में 5.1 5.2 फीट अगर आपकी हाइट है तो आप चला सकते हो। एक्सिस में भी वही सीन है, 753 mm की सीट हाइट मिल रही है। डेस्टिनी में 778 की हाइट मिल रही है। एनटॉर्क में 770 mm जो है सीट हाइट मिल रही है। लगभग चारों ही गाड़ियों की 19-20 के फर्क से सिमिलर सीट हाइट आपको मिल रही है। 5.3 5.4 फीट के बंदे या फिर बंदियां आराम से इन चारों ही गाड़ियों को जो है कंफर्टेबली चला सकते हैं पिलियन के साथ भी। और साथ ही अगर कोई वेट है तो भी आपके दोनों पैर जमीन पर आ जाएंगे, आपको डिसबैलेंस हो जाएगी गाड़ी, ऐसा महसूस नहीं होगा। डेस्टिनी में भले ही अब तक आपको कुछ चीजें अच्छी लगी हो या फिर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन यहां पर एक चीज है जो इन चारों को मात देती है, तीनों को मात देती है डेस्टिनी, और वो है इसके सस्पेंशंस। पहले के मुकाबले इसके सस्पेंशन वाकई काफ़ी अच्छे जो है बना दिए हैं। अब एक्टिवा के सस्पेंशंस की बात करो तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस है जिनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक्टिवा यानी कि होंडा कहता है पहले से ज़्यादा स्मूथ कर दिए है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन इनसे और स्मूथनेस की थी। एक्सेस में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक, रियर में स्विंग आर्म जो है सस्पेंशंस मिलते हैं। एक्टिवा के मुकाबले ये सस्पेंशंस अच्छे हैं। डेस्टिनी में अगर देखा तो टेलीस्कोपिक फ्रंट में और रियर में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं, ये सबसे अच्छे हैं। एनटॉर्क, एक्टिवा और एक्सेस के मुकाबले भी इसके सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे माने गए हैं, जो कि हमने एक्सपीरियंस भी लिया है इनका। तो अगर खड्डे वाले रास्ते हैं, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जो है रास्ते हैं, रोड इतना अच्छा नहीं है, तो भी आपको ये ज़्यादा जो दिक्कतें होती है वो महसूस नहीं कराएगी। एनटॉर्क के फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं, जो कि ठीक ठाक से अपना परफॉर्मेंस निभा लेते हैं। वही जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये गाड़ियाँ 80+ आराम से चली जाती है, 85+ भी आराम से चली जाती है। ऐसे में अगर पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो कौन सी गाड़ी आपको जल्दी से कवर कर लेती है, स्किड नहीं होने देती है किसी भी सिचुएशन में। ब्रेकिंग में एक्टिवा में आपको ड्रम एंड डिस्क 2 वेरिएंट मिल रहे हैं, सीबीएस के साथ मिल रहा है। इसका डिस्क वेरिएंट लाजवाब है, अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम अपने आप में रखता है। एक्सिस में भी वही सीन है, ड्रम एंड डिस्क 2 वेरिएंट मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आपको सीबीएस मिल रहा है, इसकी भी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। एक्टिवा के मुकाबले एक्सेस की ब्रेकिंग थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है। एक्टिवा ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि रीज़न पता नहीं क्या है, लेकिन ये थोड़ी बहुत जो है स्किड होती है बारिश के दिनों में। बहुत सारे लोगों से कंप्लेंट रिसीव हुई है कि ये गाड़ी बारिश के दिनों में आप अगर पैनिक सिचुएशन में पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये स्किड्स होती है। वैसे एक्टिवा में वो जो रेशो है वो कम देखा गया है, सबसे कम रेशो एनटॉर्क में देखा गया है। ये गाड़ी ज़्यादा स्किड नहीं होती है स्कूटर होने के बावजूद भी। इसमें भी आपको डिस्क एंड ड्रम जो है 2 वेरिएंट मिल रहे हैं। यहाँ पे एसबीटी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाती है, ये सबसे अच्छी ब्रेकिंग मानी जाती है चारों ही गाड़ियों में। डेस्टिनी में ड्रम ही मिल रहे हैं आपको, और जहाँ डिस्क है वहाँ डेफिनेटली अच्छा ही परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो ड्रम के हिसाब से अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी में मिल रही है आपको, ये भी आपको नाराज नहीं करेगी। चारों ही गाड़ियों के मुकाबले डेस्टिनी में हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है, बाकी एक्टिवा, एक्सेस, एनटॉर्क में एलईडी हेडलैम्प मिल रहा है। चारों ही गाड़ियों का हेडलैम्प अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा एनटॉर्क का पाया गया है, उसके बाद एक्सेस का है। तो ये दोनों ही गाड़ियाँ अच्छे से रास्ता दिखा देती है हाईवे पर, डार्क नाइट में भी। आमतौर पर देखा जाता है कि बारिश गिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा डार्क नाइट है, रास्ते गीले हैं, ऐसे में हेडलैम्प जो है वो फेंट हो जाते हैं और रास्ता इतना अच्छे से नहीं दिखता है, तो धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में एनटॉर्क, एक्सेस जो है अच्छे से रास्ता दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस आपको फील होता है नाइट में भी इन दोनों ही गाड़ियों पर, बाकी दोनों के मुकाबले। एक्टिवा में 5.3 लीटर का टैंक मिल जाता है, 40 से 50 जो है इसका माइलेज क्लेम किया गया है, अलग अलग लोगों को अलग अलग माइलेज मिला हुआ है। एक्सेस में 5 लीटर का टैंक मिल रहा है, 45-50 किलोमीटर पर लीटर का, यहाँ पर भी आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। डेस्टिनी में भी 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, यहाँ पर भी आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो देखने को मिल जाएगा। और वही एनटॉर्क का सबसे बड़ा टैंक है 5.8 लीटर, जो कि 45-50 किलोमीटर पर लीटर तक का जो है माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। माइलेज मैंने 45 से लेके 50 सभी का कॉमन इसलिए बताया क्योंकि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे रगड़ते हो, यू नो, तो वो चीज़ें होती है। कुछ लोगों को 45 से नीचे मिला है तो कुछ लोगों को 50 से ऊपर मिला हुआ है, चारों ही गाड़ियों में। अलग अलग लोगों से बातें जब मैंने करी तो ये डिपेंड करता है। वही प्राइस भी अलग अलग सिटी में अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह। तो आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर इनकी जो एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस है वो पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया आने के लिए टेंटेटिव जो एक शोरूम प्राइस है वो बता दे रहा हूँ। एक्टिवा 70 से 75 हज़ार के आसपास एक शोरूम मिल जाती है। एक्सिस भी लगभग 70 से 75 हज़ार के आसपास आपको मिल जाती है। डेस्टिनी 65 से लेकर 70, 65 से लेकर 70 हज़ार के आसपास का इसका जो है अलग अलग वेरिएंट अवेलेबल हो जाते हैं। वही एनटॉर्क का भी 65 से लेकर
75,000 के आसपास की जो है इसकी प्राइस है, अलग अलग वेरिएंट इसके मिल जाते हैं। अब मुद्दे की बात आती है इन चारों ही गाड़ियों की, यानी कि होंडा है, टीवीएस है, हीरो है और फिर एक्सेस है यानी कि सुजुकी है। तो इन चारों ही गाड़ियों का सर्विस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कौन सी गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट है वो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। भगवान ना करे किसी रात में, आप आधी रात है, पूरी डार्क नाइट है, बीच रास्ते में आपकी गाड़ी बंद हो चुकी है, ऐसे में आपको किसी मैकेनिक की जरूरत पड़ जाए और ऐसे में अगर उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट अवेलेबल ना हुए तो फिर दिक्कतें आनी है। तो उस हिसाब से अगर सर्विस नेटवर्क और जो पार्ट अवेलेबिलिटी है उसकी मैं बात करूँ तो एक्टिवा के अलावा बाकी जो 3 गाड़ियाँ हैं उनका स्पेयर पार्ट आपको रूरल एरियाज में इतने फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो टाइम है ऐसा देखा गया है, क्योंकि एक्टिवा ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, बहुत पहले से चलती आ रही है, 6 जनरेशन तक ये आ गई है, तो ये रूरल एरियाज में भी अक्सर यूज़ की जाती है। तो ऐसे में इसके जो स्पेयर पार्ट है आपको लोकल मैकेनिक के पास भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी एंटॉर्क, डेस्टिनी और जो एक्सेस है उनके फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन एक चीज़ और है, जो एंटॉर्क और डेस्टिनी है इनके स्पेयर पार्ट के मुकाबले एक्सेस और एक्टिवा के स्पेयर पार्ट आपको महंगे मिलने वाले हैं। तो ये एक चीज़ है। स्पेयर पार्ट के बाद अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की मैं बात करूँ तो सभी गाड़ियाँ जो है एक टाइम का जो अगर सर्विस कॉस्ट आप पकड़ो तो 350 से 500 रुपये का मिलने वाला है आपको, लेकिन ये अगर आप नॉर्मल सर्विसिंग कॉस्ट है, ये अगर कोई मेजर पार्ट चेंज करते हो तो उसकी कॉस्टिंग अलग से लगती है। अब भैया बात कर लेते हैं मोरल की, कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है। इतनी सारी रामायण महाभारत की कथा मैंने सुना दी, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, लेकिन मोरल जाने वगैरह आप कहीं मत जाइए, क्योंकि यहीं पे सारा जो है कहानी का सार छुपा हुआ है। अगर आपका नॉर्मल यूज है, सिर्फ सिटी में आपका घूमना होता है, ज्यादा हाईवेज पर आप नहीं जाते हो, आप ज्यादा स्पीड पसंद नहीं है आपको, एक नॉर्मल टाइप का यूज है आपका, तो आप एक्टिवा ले सकते हो। अगर आप एक क्लासिक टाइप का लुक पसंद करते हो, अगर आप थोड़ा सा हाईवे भी राइड आपकी हो जाती है, कभी कभार 80-90 किलोमीटर भी आपका चलना हो जाता है, तो ऐसे में आप एक्सेस ले सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। वही अगर आपको थोड़ा सा सिटी एज वेल एज हाईवे, कभी कभी खराब रास्ते, ओबड़ खाबड़ रास्ते, ऐसे में आपका चलना होता है, आपको ज़्यादा अच्छे सस्पेंशंस चाहिए, कंफर्टेबल एबिलिटी बेहतरीन चाहिए, तो आप डेस्टिनी ले सकते हो। और वही अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, यंगस्टर्स हो, आपको थोड़ी सी फंकी राइड पसंद है, आपको लॉन्ग राइड्स भी कभी कभार जानी हो जाती है आपकी, तो ऐसे में आप जो स्पोर्टी लुक पसंद है, तो ऐसे में आप एंटॉर्क ले सकते हो। तो ये 4 पर्पस अलग अलग गाड़ियों के बाइफरगेट करके मैंने बताए। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं के ऊपर जो है आपका डिसीजन लो, आप भी आपका थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको जो गाड़ी पसंद आती है। वैसे चारों ही गाड़ियों के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए